नमस्कार। उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं सुधीर वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। पर मुख्य विषय में प्रवेश करने के पहले आपको बता दें कि विगत 9 वर्षों की परंपरा का निर्वहन करते हुए उड़ान आईएएस अकादमी छात्र हित में पुनः एक बार लेकर आया है सीजीपीएससी प्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसके अंतर्गत आपको मिलते हैं न्यूनतम शुल्क में कुल 51 टेस्ट और 51 टेस्ट के अंतर्गत कुल 5100 प्रश्न और उन सभी 5100 प्रश्नों का वीडियो विश्लेषण। चलिए, तो आज हम जिस हिंदी के टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है संधि। इसी पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात, संधि है क्या? संधि को हम परिभाषित करते हैं तो उसका एक अर्थ निकलता है क्या? जोड़ना। अगर इसको व्याकरणिक रूप से परिभाषित किया जाए तो संधि को परिभाषित किया जाता है कैसे? दो वर्णों के मेल से शब्द में उत्पन्न विकार ही क्या है? संधि है। वर्ण 1 और वर्ण 2 को हमने जोड़ा, इन दोनों वर्णों को जोड़ने पर जो विकार उत्पन्न होगा उसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब वर्ण हमारे 3 प्रकार के हो सकते हैं, या तो स्वर होंगे, या तो व्यंजन होंगे, या विसर्ग हो सकते हैं। इसी के आधार पर संधि को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। ये 3 प्रकार होते हैं किसके? संधि के। अब अगर हम बात करें स्वर संधि की, चलिए, तो संधि के कितने प्रकार? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आते हैं पहले टॉपिक पे जो है स्वर संधि। अब स्वर संधि को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? जब एक स्वर का मेल होता है दूसरे स्वर से तो वहां पर जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। मतलब जो पहला वर्ण है वो भी क्या होगा? एक स्वर होगा, दूसरा वर्ण है वो भी क्या हो? स्वर हो। मतलब स्वर 1 जब स्वर 2 से मिलेगा तो वहां पर जो विकार उत्पन्न होगा उसी को हम क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। तो चलिए, जब हम वर्णमाला पढ़ रहे थे तब मैंने उस समय आपको बताया था कि मूल स्वर होते हैं कुछ हमारे यहाँ हिंदी में, कुछ मूल स्वर होते हैं। उनको हमने मूल स्वर क्यों कहा था? उनको मूल स्वर इसलिए कहा गया था क्योंकि उन्हीं स्वरों से बाकी सभी स्वरों की क्या होती है? या तो उत्पत्ति होती है या व्युत्पत्ति होती है। क्लियर? तो हमारे पास मूल स्वर क्या थे? आ, ई, उ और री। ये 4 हमारे क्या थे? मूल स्वर थे। क्लियर? तो अब ध्यान देंगे, ठीक है। अब संधि की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है, ठीक। तो सबसे पहली जो संक्रिया कराई गई संधि के अंतर्गत वो हमने क्या कराई? सजातीय स्वरों को आपस में मिलाया। सजातीय स्वर मतलब आ का सगा कौन होगा? आ होगा। ई का सगा कौन होगा? ई होगा। उ का सगा उ है और री का सगा री है। ये सजातीय स्वर हैं। तो सजातीय स्वरों को आपस में मिलाया गया तो क्या निकला भाई? जब आ से मिलाया गया आ को तो बना आ, ई से मिलाया गया ई को तो बना बड़ा ई, उ से मिलाया गया उ को तो बना बड़ा उ और री से मिलाया गया री को तो बना बड़ा री, जिसको हम संस्कृत में प्रयोग करते हैं लेकिन हिंदी में ये नहीं होता है। संस्कृत में कुल 14 स्वर होते हैं, मैंने आपको बताया था, री, री और बड़ा री, ये 3 अतिरिक्त स्वर होते हैं, है ना। ये जो है ये हिंदी में प्रयुक्त होता है क्या? नहीं होता है। तो इसको छोड़ दिया गया। बाकी को देखिए, लघु का दीर्घ रूप प्राप्त हुआ, यहां भी लघु का दीर्घ रूप प्राप्त हुआ और यहां भी लघु का दीर्घ रूप प्राप्त हुआ। तो अब इसी के अंतर्गत क्या संक्रिया कराई गई कि ये लघु स्वर को इस दीर्घ स्वर से क्रिया कराई गई। ठीक है, तो देखते हैं। आ से मिलाए हम आ को, क्या बना? आ बना। आ को सामने रखे, आ से मिलाए, क्या बना? आ बना। आ को मिला दिए आ से, क्या बना? आ बना। तो ये आ, ये जो वर्ण था, है ना, ये जो हमारा मूल स्वर है आ, इसके सजातीय स्वरों की कुल संक्रिया क्या हो गई? पूरी हो गई। 1 संक्रिया, 2 संक्रिया, 3 संक्रिया और ये 4 संक्रिया।
प्रत्येक मूल वर्ण की क्या होगी, ऐसे ही 4 संक्रिया बनेगी। कौन कौन सी देखते हैं। तो देखिए, सजाती मूल स्वरों को आपस में मिलाने पर ये जो मूल स्वर हैं इनका क्या प्राप्त हो रहा है, दीर्घ रूप प्राप्त हो रहा है। आ से क्या बन गया, आ बन गया। ई से क्या बन गया, बड़ा ई बन गया। छोटा ऊ से बड़ा ऊ बन गया और छोटा री से बड़ा री बन गया। लेकिन इस संक्रिया को हम आगे नहीं लेके जाते। क्यों नहीं लेके जाते, क्योंकि बड़ा री जो है हमारी वर्णमाला में शामिल नहीं है, ये हिंदी में उच्चारण नहीं होता है, इसीलिए हम इस वर्ण को आगे लेकर नहीं जाते हैं और संक्रिया केवल छोटा री तक रोक देते हैं। क्लियर। तो चूंकि इस संधि के द्वारा लघु मूल स्वर अपने दीर्घ रूप में आ रहे हैं, इसीलिए इस संधि का नामकरण किया गया दीर्घ स्वर संधि। अब पता चला इसको हम दीर्घ स्वर संधि क्यों बोलते हैं। अभी तक केवल रटते थे हम कि भाई दीर्घ स्वर संधि होता है, गुण स्वर संधि होता है, लेकिन मूल स्वर संधि के दीर्घ रूप प्राप्त होते हैं इस संधि के द्वारा, इसीलिए इस संधि को क्या नाम दिया गया, दीर्घ स्वर संधि नाम दिया गया। कुछ उदाहरण की बात करते हैं, जैसे कि लोक, धन, अंतर। अब देखिए इसको मैं तोड़ सकता हूं छोटे छोटे भाग में। कैसे तोड़ेंगे, ल, धन, ओ, क्या बना, लो बना, ये दोनों मिलकर हमने तोड़ा था उसको। ठीक है, धन, क, धन, अ, ये मिलकर क्या बनेगा, क बनेगा। ये अक्षर रूप में है और उसके साथ एक स्वर लगा हुआ है। क्लियर। अब आते हैं यहां अ, धन, आधन, धन, त, धन, अ, धन, र, धन, अ। ऐसे छोटे छोटे भागों में इसको तोड़ सकते हैं। अब संधि कहां होना है, संधि होना है यहां। हमको पता है कि जब अ और अ मिलते हैं तो क्या बनता है, आ बनता है। और एक बात ध्यान देंगे, जो स्वर होते हैं उसकी मात्रा हमेशा बाईं ओर लगती। क्लियर। तो ये आ की मात्रा किस पे लगेगी, अब क पे लगेगी। क्या बन जाएगा वहां से, का बन जाएगा। ला और ओ मिलकर क्या थे, लो। आधा न के बाद कोई स्वर है क्या, नहीं है, मतलब वो पूरा नहीं हो सकता, आधा ही रहेगा। क्योंकि व्यंजन को पूरा होने के लिए क्या चाहिए, एक स्वर चाहिए, लेकिन यहां पर है क्या, नहीं है, मतलब ये क्या रहेगा, आधा रहेगा। समझ आ रही है बात। अब इस त के बाद क्या है, एक स्वर है, मतलब ये पूरा त हो जाएगा। और ये रा और आ, ये भी क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। शब्द क्या बन गया हमारा, लोकांतर। क्लियर है। ठीक है। तो यहां पर पहले क्या था, आ था, ये आ था, दोनों मिलकर क्या बना लिए, आ। इतना विस्तृत आपको तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप केवल यहां से अंतिम वर्ण से तोड़ सकते हैं। यहां का अंतिम वर्ण, यहां का प्रथम वर्ण आप तोड़ेंगे, आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहां पर मैं खाली क, धन, आ को तोड़ देता तो भी बन जाता, आ और आ को जोड़ता आ बन जाता। क्या बन जाता अंत में, लोकांतर। क में लग जाती आ की मात्रा। क्लियर है। तो ये क्या बन गया, लोकांतर। विद्याधन, अर्थी। अब इसको तोड़ते हैं तो क्या बनेगा, सबसे पहले वी। मैंने बोला कि जो पहला वर्ण है उसको तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वी, धन, द, धन, य, धन, आ। ये जो द्या दिख रहा है उसको हम ऐसा तोड़ सकते हैं, विद्या। ठीक है। धन, अ, धन, र, धन, थ, धन, बड़ाई। देखिए बड़ाई है। ठीक है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, र की मात्रा हमेशा दाहिनी ओर लगती है, बाईं ओर केवल स्वर लगता है, र की मात्रा उधर लगती है, अ की मात्रा या स्वर की मात्रा इस तरफ लगती है। इसीलिए विद्यार्थी उच्चारण में जाएंगे तो यही निकलता है। ठीक। चलिए, अब संधि कहां होना है, इस आ और इस आ में। हमको पता है कि आ और अ जब मिलते हैं तो क्या बनता है, आ बनता है। ये आ किससे मिलेगा, या से मिलेगा। क्या बन जाएगा, या। वी सामने है। द के बाद कोई स्वर है क्या, नहीं है, मतलब ये द क्या हो जाएगा, आधा। अब मैंने बोला कि र के बाद कोई स्वर है क्या, नहीं है, तो र की क्या लगती है, मात्रा लगती है। उस स्थिति में जब र आधा होता है, या यूं बोले कि र के बाद यदि कोई स्वर नहीं है तो र की मात्रा लगती है और दाहिनी तरफ वाले वर्ण पर लगती है। दाहिनी तरफ कौन है, था है, तो था के ऊपर मात्रा लग गई। लेकिन उसके बाद क्या है, एक स्वर भी है, मतलब इसकी भी मात्रा लगेगी ऐसे।
क्लियर? क्या बन गया? विद्यार्थी। इसको आप ऐसा लिख सकते हो, ये दोनों संयुक्त हो जाते हैं, क्या बना लेते हैं? द्या, सामने वी, बाद में आरिफ मिला थी, क्या बन गया? विद्यार्थी। चलिए आप कमेंट में हमको बताइएगा, कुछ प्रश्न देता हूं मैं आपको, ठीक? जैसे कि नदी धन, ईश, क्रम धन, अंक, दिन धन, अंत। चलिए इसको कमेंट करके बताइएगा हमको। ये दीर्घ स्वर संधि है। तो समझ आया कि दीर्घ स्वर संधि क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि मूल स्वरों का दीर्घ रूप इस संधि के द्वारा प्राप्त होता है। क्लियर? कब होता है? जब सजातीय स्वर आपस में मिलते हैं। आ मिलता है अ से, उत्पन्न होता है आ। अब अ और अ, अब ये इसको ऐसे समझ सकते हो, अ भी कुर्मी, दोनों अ जो मिलने वाले थे, ये अ और ये अ, कुर्मी, तो पैदा होगा वो भी क्या होगा? कुर्मी ही तो होगा। तो ये इसके सजाती है, तो ये जो उत्पन्न हुआ है ये इनके सजाती है। इसीलिए यहां से कुल 4 संक्रियाएं निकल जाती हैं। अधन अ बराबर आ, आधन अ बराबर आ, आधन अ बराबर आ, अधन आ बराबर आ, और आ धन आ बराबर आ। क्लियर? ये 4 संक्रियाएं निकलती हैं एक वर्ण के लिए। वैसे ही ई के लिए निकलेगा, वैसे ही ऊ के लिए निकलेगा। री के संबंध में यह है कि री, बड़ा री जो बनता है वो हमारे वर्णमाला में शामिल नहीं होता है, इसीलिए हम उस, जैसे ही बड़ा री बनता है पहली संक्रिया में, हम उस संक्रिया को आगे रोक देते हैं। क्लियर? चलिए तो अब हमारे पास स्वर कितने हो गए? मूल स्वर कितने थे? आ, ई, ऊ और री, ये हमारे स्वर थे। दीर्घ स्वर संधि से कौन कौन बना? आ, ई, बड़ा ऊ, ये किससे बने हैं? दीर्घ स्वर संधि से बने हैं। क्लियर है? ठीक। अब दूसरी संक्रिया हमने क्या कराई? देखिए दूसरी संक्रिया के अंतर्गत हमने क्या किया? इन दोनों वर्णों को सामने रखा, दोनों वर्णों को सामने रखा और विजातीय स्वरों से क्रिया कराई। विजातीय स्वर कौन? ये दोनों सजातीय हैं, इनके अतिरिक्त जो भी होगा वो क्या होगा? विजातीय स्वर होगा। तो हमारे पास विजातीय स्वर कौन कौन से हैं? ये 5 अभी क्या है हमारे पास? विजातीय स्वर हैं। ठीक है, तो संक्रिया कैसे बनेगी? आ या आ को सामने रख के हम क्रिया कराएंगे कैसे? ई या ई से, ऊ या ऊ से, और री से। जब ये क्रिया कराते हैं तो इस स्थिति में बनता है ए, इस स्थिति में बनता है ओ, और इस स्थिति में बनता है अर। र में हलंत होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां से भी कितनी, देखिए छोटी छोटी करके अगर इसको तोड़ा जाए तो बहुत सारी संक्रियाएं बनती हैं। कैसे बनती हैं? आधन ई बराबर ए, आधन ई बराबर बराबर ए, आधन बड़ा ई बराबर ए, और आ धन बड़ा ई बराबर ए। इन सभी परिस्थितियों में क्या बनता है? ए बनता है। वैसे ही आ धन ऊ बराबर ओ, आ धन ऊ बराबर ओ, आ धन बड़ा ऊ बराबर ओ, और आ धन बड़ा ऊ बराबर ओ। सामने रख के हम इनसे क्रिया करा रहे हैं, तो 4 संक्रिया ये बन जाएंगी। इसके अलावा क्या बनेगा? आधन री बराबर अर, आधन री बराबर अर। यहां से ये 2 संक्रिया बनेंगी। मतलब कुल 10 सूत्र इस संधि के अंतर्गत आते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, क्या ए का उच्चारण अ के जैसा है? नहीं है। क्या ए का उच्चारण ई के जैसा है? नहीं है। मतलब ये जो उत्पन्न होने वाला वर्ण है, इसका गुण क्या है? अपने मूल वर्णों से क्या है? बिल्कुल अलग है। इसीलिए इस संधि को नाम दिया गया गुण स्वर संधि। अब समझ आया कि इसको गुण स्वर संधि क्यों कहा जाता है? इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो उत्पन्न होने वाला वर्ण है वो अपने मूल वर्णों की तुलना में या मूल वर्णों से उच्चारण में भिन्न होता है। क्लियर है बात? ठीक, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण जैसे कि राम धन
ईश। देखते हैं, मैंने बोला कि पहले वर्ण को तोड़ने की जरूरत नहीं है, हम कहां चलेंगे, अंतिम वर्ण की तरफ। ऐसा लिख सकते हैं हम, म धन अ, म को तोड़कर। धन क्या है, बड़ा ई, धन श, अंतिम वर्ण को भी तोड़ने की जरूरत नहीं, इधर से जहां पर संक्रिया हो रही है केवल उसी वर्ण को आप तोड़ेंगे। तो यहां पर संक्रिया कहां हो रही है, यहां पर अ और ई के बीच। हमको पता है कि अ और ई को मिलाएंगे तो क्या बनता है, ए बनता है। क्लियर है, ठीक। तो ये ए क्या है, ए भी तो एक स्वर है हमारे यहां, ठीक। तो ए की मात्रा कहां लगेगी, म के ऊपर लगेगी, बाईं ओर, मैंने बताया था, ठीक। तो म धन ए क्या बन गया, में। सामने कौन है, रा। अंत में कौन है, श। क्या बना, रामेश। क्लियर, ठीक। ऐसे ही प्राप्त धन उदक, एक उदाहरण है, तोड़ेंगे तो प्रा धन आधा प, देखिए आधा प है मतलब उसके साथ स्वर नहीं है, धन त धन अ, क्यों भाई, क्योंकि त क्या है, पूरा है। क्लियर। धन उ, धन द, धन क। क्लियर। संधि कहां होना है, यहां। हमको पता है कि अ और उ मिलते हैं, क्या बनता है, ओ बनता है। तो ओ की मात्रा कहां लगेगी, बाईं ओर। क्यों, क्योंकि ओ भी क्या है, एक स्वर है। तो क्या बन जाएगा यहां से, तो ता और ओ मिले, क्या बना, तो। सामने कौन है, प्रा और आधा प, मतलब प्रा और आधा प। अंत में क्या है, द और क, द और क। क्या बन गया शब्द, प्राप्तोदक। ऐसे ही लंब धन उदर, क्या बन जाएगा, लंबोदर। क्या बना, लंबोदर। क्लियर। अब तीसरे प्रकार का उदाहरण देखते हैं जिसमें संधि आ या आ की हुई थी, किससे, री से। तो क्या बना था, अर बना था। हम गुण स्वर संधि की ही बात कर रहे हैं भाई, है ना, ठीक। आ और आ को सामने रखे, किससे मिलाए, री से मिलाए, क्या बना, अर बना। उदाहरण देखते हैं, जैसे कि महाधन ऋषि। देखते हैं, म धन ह धन आ, क्या बना, महा धन री धन शी। षटकोण का श में छोटे ही की मात्रा, इसको अगर तोड़ के लिखे तो षटकोण का श हलंत के रूप में, धन छोटा ही। क्लियर। उदाहरण, तो यहां पर संधि कहां होना है, श, आ और री के बीच में। हमको पता है क्या बनेगा, अर बनेगा। क्लियर। अब देखिए, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, ये जो आ है ये क्या है, एक स्वर है, मतलब आ मिलेगा किसके साथ, हा के साथ। ये र क्या है, र स्वर है क्या, नहीं है। र पूर्ण है क्या, नहीं है। मतलब ये र की मात्रा कहां लगेगी, श के ऊपर। क्या बन जाएगा, यहां म सामने है, ह और आ मिले, क्या बन गया, ह। र की मात्रा शी के ऊपर लगेगा, मतलब ये शी है, इसके ऊपर लग जाएगा, महर्षि। क्लियर। तो आप कमेंट में बताइए, सप्त धन ऋषि क्या होगा, देव धन ऋषि क्या होगा, रमा धन ईश क्या होगा, महा धन इंद्र क्या होगा। क्लियर। चलिए, तो अब हमारे पास स्वर कितने हो गए, देखते हैं। मूल स्वर कितने थे, आ, ई, उ और री, ये हमारे मूल स्वर थे। पहली संधि कौन सी हुई, दीर्घ स्वर संधि, जिसके अंतर्गत 3 नए स्वर बने। कौन कौन से, आ बना, बड़ा ई बना और बड़ा ऊ बना, ये 3 स्वर बने। गुण स्वर संधि में हमारे पास 2 और स्वर बने। कौन कौन से स्वर बने भाई, एक बना आपका ए और एक बना ओ। आप अर को स्वर बोल सकते हो क्या, नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि स्वर होना, स्वर क्या होता है, स्वर वे वर्ण होते हैं जो अपने उच्चारण में स्वतंत्र होते हैं। क्या अर अपने उच्चारण में स्वतंत्र है, नहीं है। अ र दोनों का उच्चारण आ रहा है, इसलिए ये वर्ण जो है या ये जो शब्द है ये अपने आप में एक स्वर
नहीं है, इसीलिए इसको हम इसके अंतर्गत नहीं लेते। क्लियर आई बात? चलिए तो अब हम क्या करेंगे अगली संधि में। देखिए हमने क्या किया पिछली संधि में, दीर्घ स्वर संधि में हमने क्या किया था, सजातीय स्वरों को आपस में मिलाया था। गुण स्वर संधि में क्या किया हमने, विजातीय स्वरों को आपस में मिलाया, आ को मिलाया ई से, आ को मिलाया ई से। ऐसे ही इस प्रकार की 10 संक्रियाएं जो थी वो गुण स्वर संधि के अंतर्गत हमको मिली थी। अब तीसरी जो संक्रिया है उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, इस संक्रिया में हम क्या करते हैं, आ को सामने रखते हैं और ए ओ से क्रिया कराते हैं। देखते हैं क्या होता है। आ को सामने रखा और ए और ओ से क्रिया कराया, कितनी संक्रियाएं बनेंगी देखते हैं। आधन ए, आधन ए, यही 2 स्थितियां हो सकती है यहां पर, और आधन ओ, ये 4 स्थितियां हो सकती है इस संधि के अंतर्गत। तो ये देखा गया कि जब आ को सामने रखकर उनकी संधि कराई जाती है ए और ओ से, तो ये वर्ण या बोला जाए ये स्वर अपने मात्रा में क्या कर लेते हैं, वृद्धि कर लेते हैं। आ और ए को मिलाया हमने, क्या बन गया, ए बन गया। आ और ए को मिलाया हमने, क्या बन गया, ए बन गया। ये जो व्युत्पन्न स्वर है इसकी मात्रा में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। आ से मिलाया ओ को, क्या बन गया, आओ। वैसे ही आ को मिलाया ओ से, क्या बन गया, आओ। मतलब ये जो व्युत्पन्न स्वर थे ए और ओ, इनकी मात्रा में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, वृद्धि हो रही है। इसीलिए इस संधि को नाम दिया गया वृद्धि स्वर संधि। अब समझ आया इसको वृद्धि स्वर संधि क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस संधि के द्वारा जो व्युत्पन्न स्वर हैं उनकी मात्रा में क्या होती है, वृद्धि होती है। अभी मैंने इतना बार शब्द प्रयोग किया व्युत्पन्न स्वर, है ना। उत्पन्न या व्युत्पन्न मैंने आपसे शब्द में बोला था। उत्पन्न का मतलब होता है ऐसे वर्ण जो सजातीय स्वरों के मेल से बनते हो, उनको क्या कहा जाता है, उत्पन्न स्वर, प्रोड्यूस्ड। लेकिन अगर मैं बोलूं विजातीय स्वर के आपस में मिलने से क्या बनता है भाई, विजातीय स्वर से जो विजातीय स्वरों के मेल से जो शब्द बनते हैं या जो वर्ण बनते हैं उनको क्या कहा जाता है, व्युत्पन्न स्वर, डेराइव्ड, प्रोड्यूस्ड एंड डेराइव्ड। क्लियर है बात? ठीक, तो ए कैसे बना था, आ और ई को मिलाए थे तो क्या बना था, ए बना था। ये इसके विजातीय है कि नहीं है, इसीलिए उसको हमने क्या कहा, व्युत्पन्न स्वर कहा है। समझ आई बात? चलिए आपका, और इसमें क्या संक्रिया हो सकती है। अब हमने क्या किया, आ या आ को सामने रखा और मिलाया किससे, ए से और औ से, तो क्या बना, तो फिर बना ए और औ। वही 4 संक्रियाएं फिर से होंगी। आ, इनकी क्रिया कराए किससे, ए से, तो क्या बना, ए बना। आ को सामने रखे, क्रिया कराए किससे, ओ से, तो क्या बना, औ बना। एक संक्रिया ये हो जाएगी, एक संक्रिया यह हो जाएगी। वैसे ही एक संक्रिया यहां और एक संक्रिया यहां। तो मूल रूप से क्या हो रहा है, ये जो हमारे पास व्युत्पन्न स्वर था ए और ओ, इसकी मात्रा में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, वृद्धि हो रही है। इसीलिए इसको क्या बोला हमने, वृद्धि स्वर संधि बोला। क्लियर? उदाहरण देखिए, जैसे मैंने कहा एक धन एक, क्या बन जाएगा, ए धन क धन अ, टूटा, क्या बन गया, ये एक लिखा है ना, वैसे ही ये टूटेगा, ए धन क धन अ। संधि कहां होना है, इस अ में और इस ए में। हमको पता है कि जब अ और ए मिलते हैं तो क्या बनता है, ए। ए भी क्या है, एक प्रकार का स्वर है। स्वर है मतलब मात्रा किधर, बाईं ओर, किसके ऊपर, क के ऊपर, क्या बन गया, कै। सामने कौन है, ए। अंत में कौन, क और अ मिलके क्या बना लिए, क, क्या बन गया, एक एक। क्लियर? ऐसे ही सदा धन एव, स धन द धन आ धन ए धन व, आ और ए मिले क्या बना, ए बना।
ए क्या है, स्वर है, मात्रा किस पे, द पे, क्या बन गया, द, सामने कौन, स, अंत में कौन, व, क्या बन गया, सदैव। मतलब जो मूल व्युत्पन्न स्वर था उसकी मात्रा क्या हो रही है, यहां पर बढ़ रही है, इसकी मात्रा क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है, इसीलिए इस संधि को हमने नाम दिया वृद्धि स्वर संधि। तो ये 3 संक्रियाएं हो गई और इसके फलस्वरूप हमको कितने स्वर मिल गए, कितने स्वर हो गए टोटल, 4 3 7 2 9, 9 2 11। हमारे पास मूल स्वर कितने थे, 4, आ, ई, उ और री, यही 4 स्वर थे हमारे पास। पहली संक्रिया में हमने सजातीय स्वरों को आपस में मिलाया, क्या बना, आ, ई, उ, री भी बना था, लेकिन री को हमने अपनी वर्णमाला में शामिल नहीं किया, इसीलिए उसको छोड़ देते हैं। क्लियर। अब दूसरी संक्रिया, ये तो पहली संक्रिया थी जिसमें सजातीय स्वरों को आपस में मिलाया। दूसरी संक्रिया में हमने क्या किया, इनको सामने रखा और विजातीय स्वरों से उनकी क्रिया करा दी। अभी तक हम सामने किसको रखे हैं, आ या आ को सामने रखे हैं। तो इस स्थिति में क्या बना, ए बना, ओ बना, इसको हमने कहा गुण स्वर संधि, इसको हमने कहा था दीर्घ स्वर संधि। तीसरी संक्रिया में भी हमने क्या किया, इन्हीं पदों को सामने रखा, आ और आ को, और क्रिया किससे कराई, इन दोनों से क्रिया कराई, क्या बना, ए बना, औ बना, मात्रा में वृद्धि हुई, नाम क्या दे दिया, वृद्धि स्वर संधि। अब चौथी संक्रिया में क्या बचा, चौथी संक्रिया में हमने क्या किया, इन 5 वर्णों को सामने रखा और बाकी सभी वर्णों से उनकी क्रिया करा दी। कैसे कराते हैं देखते हैं। हमने बोला कि ये जो ई है, ई को सामने रखा, बाकी सभी वर्णों से इनकी क्रिया करा दी, आ से, ई से कराएंगे क्या, नहीं कराएंगे, अगर कराएंगे तो वो तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। किससे कराएंगे, ऊ से, री से, ए, ओ और औ, इन सभी से हम क्रिया कराएंगे। तो और दूसरा जो था उ या उ, इसको भी सामने रखकर हम बाकी सभी स्वरों से क्रिया कराएंगे। किससे, आ, ई, उ से कराएंगे क्या, नहीं कराएंगे। किससे कराएंगे, री से, ए, ओ और औ, इन सभी से क्रिया कराई हमने। तो ये देखा गया कि जब ई को सामने रखकर अन्य स्वरों से उनकी क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, या, यू, रे, ये, यो, यो। मूल रूप से अगर यहां बात करें तो क्या बना है, या बना है। वैसे ही जब उ को सामने रखकर बाकी सभी स्वरों से उनकी क्रिया कराई गई तो वहां पर क्या बना, वा, वी, व्री, वे, वै। मतलब मूल रूप से यहां पर क्या बनता है, व बना। तो देखिए इतनी सारी संक्रियाएं आती है इस संधि के अंतर्गत। जब हम ई को सामने रखते हैं बाकी सभी स्वरों से उनकी क्रिया कराते हैं, उ को सामने रखते हैं बाकी सभी स्वरों से उनकी क्रिया कराते हैं, री को सामने रखते हैं बाकी सभी स्वरों से इनकी क्रिया कराते हैं, री को सामने रखते हैं। अब ये री कहां से आया, मैंने आपको बताया कि जो हिंदी का व्याकरण है वो कहां से आया है, संस्कृत के व्याकरण से। और संस्कृत के व्याकरण की एक खास बात यह है कि उसमें कुल 14 स्वर होते हैं। 14 स्वर में 11 स्वर हिंदी में 11 स्वर हिंदी में वैसे के वैसे ले लिए गए हैं, लेकिन 3 स्वर किनको किनको छोड़ा गया, बड़ा री और री, इनको छोड़ दिया गया है। ठीक है, तो इस संधि के अंतर्गत इस वर्ण को लिया गया है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, हालांकि इसके उदाहरण जो है एग्जाम में आते नहीं हैं, लेकिन हमारे वर्णमाला के एक वर्ण की उत्पत्ति इसी संधि से होती है। कैसे होती है देखते हैं। तो ये देखिए, जब ई को सामने रखा और बाकी सभी वर्णों से क्रिया कराई गई तो यहां पर बना या, यू, ये, यो, यौ और य में री की मात्रा, री। ठीक है, वैसे ही उ को सामने रखेंगे तो पूरा वा, वी ऐसा बनेगा, वा, वी, व्री, वे, वै, वो और वौ। वैसे ही जब री को सामने रखा गया तो यहां पर क्या बना, रा, री,
री, और यहां तक चलेंगे तो ये लास्ट में बनेगा र, पूरा र का बनेगा ये, ठीक है। र की 12 कड़ी जो पढ़ते हैं हम वो, ठीक है। जब री को सामने रखा गया और इन स्वरों से क्रिया कराई गई तो क्या बना, ल, ला, ली, ली, और इस प्रकार से लास्ट में बनेगा लव, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर क्या बना है, य बना है, यहां क्या बना है, व बना है, यहां क्या बना है, र बना है, और यहां क्या बना है, पूरा ल बना है। मतलब य, र, ल और व, ये 4 वर्णों की उत्पत्ति कहां से होती है, इस संधि के द्वारा होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अंतस्थ वर्ण बोलते हैं, ठीक। तो अंतस्थ वर्ण की उत्पत्ति कहां से होती है, इस संधि के द्वारा होती है। अब देखिए य, र, ल, व, इस वर्ग को हम क्या बोलते हैं, यण वर्ग बोलते हैं। चूंकि पूरे य वर्ग की उत्पत्ति इस संधि के द्वारा होती है, इसीलिए इस संधि को क्या नाम दिया गया, यण स्वर संधि। क्लियर है, इसको क्यों यण स्वर संधि बोलते हैं, इस संधि के द्वारा पूरे य वर्ग की व्युत्पत्ति होती है, इसीलिए इस संधि का क्या नाम दिया गया, यण स्वर संधि। क्लियर है बात। चलिए उदाहरण देखते हैं, जैसे कि मैं बोला अभी धन अंतर, अभी धन अंतर, तोड़िए, आ धन, भा धन, छोटा ही धन, आ धन, आधा न धन, त धन, र, नहीं तोड़ते हैं। क्लियर। संधि कहाँ, ई और आ के बीच में, हमको पता है ई और आ मिलते हैं, क्या बनता है, य बनता है। जोड़ दीजिए वापस, आ, भा के बाद कोई स्वर है क्या, बचा क्या, नहीं बचा, ये दोनों तो मिलकर क्या बना लिए, या बना लिए। मतलब भा क्या रह गया, आधा रह गया, आधा न, देखिए न के बाद कोई स्वर है नहीं है, मतलब ये क्या रह गया, आधा। त और र, त र क्या बन गया, अभ्यंतर। क्लियर है बात, ठीक है। तो इस संधि के द्वारा क्या बना, यहां पर य बना। दूसरा उदाहरण देखते हैं, लघु धन अन्न, लघु धन अन्न, तोड़ दीजिए, ल धन, घ धन, छोटा उ धन, आ धन, आधा न धन, पूरा न, उ धन आ मिले क्या बना, व, क्या बन गया, लघ्वन्न। क्लियर है बात, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखे, नदी धन उर्मी, बताइएगा इसको क्या बनेगा, ठीक। मातृधन आदेश, पितृधन अनुसरण, मधु धन अरि। चलिए इसके आंसर आप कमेंट में बताइए। चलिए तो हमारे पास कौन कौन से वर्ण आ गए भाई, 4 मूल स्वर थे, आ ई उ री, तो ये बने हैं हमारी संधि के अंतर्गत। तो पहली संधि में हमने क्या किया, सजातीय स्वरों को आपस में मिला दिया। दूसरी संधि में इनको सामने रखा और इनसे क्रिया कराई। तीसरी संधि में इन्हीं को सामने रखा और इनसे क्रिया कराई। चौथी संधि में इनको सामने रखा, ये इनको सामने रखा और बाकी सभी से उनकी क्रिया करा दी, तो क्या बना, ये सब बने। अभी तक हमने इनको सामने रखा है क्या, नहीं रखा है। तो अब इस संधि में ए और ओ औ को सामने रख के बाकी सभी स्वरों से उनकी क्रिया कराई जाएगी। देखते हैं। चलिए तो इस संधि में हमने क्या किया, ये जो ए ओ औ, ये जो 4 स्वर है, इनके सामने अन्य स्वर की क्रिया करा रहे हैं। क्यों, क्योंकि यही क्या है, हमारे व्युत्पन्न स्वर है। आ और ई को मिलाए तो ए बना था, है कि नहीं। आ और ए को मिलाए वो भी तो विजाती है, तो ए बना। आ और उ को मिलाए तो ओ बना। आ से ओ को मिलाए तो क्या बना, औ बना। मतलब व्युत्पन्न स्वर हैं ये चारों, इनकी क्रिया कराएंगे अन्य स्वरों से। तो क्या होता है, तो ये देखा गया कि जब व्युत्पन्न स्वरों की क्रिया अन्य स्वरों से कराई जाती है तो ये वर्ण अपने उच्चारण में परिवर्तित हो जाते हैं। अब इनका उच्चारण क्या है, ए का उच्चारण होता है आय का उच्चारण होता है आय, ओ का उच्चारण होता है अव और औ का उच्चारण होता है आव। ए का उच्चारण ऐ,
ऐ का उच्चारण आय, ओ का उच्चारण अव और औ का उच्चारण आव। चूंकि ये वर्ण अपने उच्चारणों में परिवर्तित हो जा रहे हैं और ए का उच्चारण क्या है, ऐ है, ऐ मतलब इस संधि के द्वारा ऐ आदि उच्चारण परिवर्तित हो रहे हैं, इसीलिए इस संधि का नाम दिया गया ऐ आदि स्वर संधि। जो आगे चलकर क्या हो गया, ये य से आ मिल गया, क्या बन गया, अयादि स्वर संधि। क्लियर है बात। इसको अयादि क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस संधि में ऐ आदि उच्चारण जो है वो उत्पन्न होते हैं। उदाहरण जैसे कि ने धन अन, ने धन अन, न धन ए, धन आ, धन न। क्लियर, न के साथ ए था, ये ऐसा, ठीक। संधि कहां होना है, इन दोनों के बीच में। तो मैंने आपसे क्या कहा कि जब व्युत्पन्न स्वर के सामने कोई अन्य स्वर आता है तो ये स्वर अपने उच्चारण में परिवर्तित हो जाता है। ध्यान देने वाली बात यही है कि ये जो दूसरा स्वर है जो इस व्युत्पन्न स्वर के सामने में है, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर है। जबकि जो यण स्वर संधि थी वहां पर ये दोनों आपस में मिलकर बनाते थे य र ल व। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर इस स्वर के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहां पर देखिए ए बदल गया किसमें, आय में। अब ये आ इस न से मिलेगा, क्या बन गया, न पूरा हो गया। या के साथ ये आ मिलेगा, क्या बन गया, य पूरा हो गया। और ये न तो अंत में है ही, क्या बन गया, नयन। और उदाहरण देखते हैं जैसे कि न धन अक, न धन ऐ है, यहां पे है ना, ऐ की मात्रा है, धन अधन क। ऐ के सामने कौन आया, आ आया, मतलब ये ऐ बदल जाएगा किसमें, आय में। यही इसका उच्चारण है। आ मिलेगा किससे, न से, क्या बन गया, ना। य मिलेगा किससे, आ से, क्या बन गया, य। और क तो हमारा है ही, क्या बन गया, नायक। और उदाहरण देखते हैं जैसे न धन इका, न धन ऐ, धन ई, धन का। ऐ के सामने अन्य स्वर ऐ बदल जाएगा अपने उच्चारण में। ये आ मिल जाएगा, ये आ मिल जाएगा किससे, ना से, क्या बन जाएगा, ना। य के साथ ये ई मिल जाएगा, याद रखना यही चीज। य के साथ अभी तक तो आ मिल रहा था तो कोई दिक्कत नहीं है, ये य इस ई से मिलेगा, क्या बन गया, य में छोटे ई की मात्रा लग जाएगी। य में छोटे ई की मात्रा, मैंने कहा ना कि ये जो दूसरा वर्ण है इसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये क्या बन गया, य धन ई, छोटा ई, नाई। अंत में क्या है, का, क्या बन गया, नाई का। क्लियर है बात। और उदाहरण देखते हैं जैसे कि नौ धन एक, तोड़िए, न धन आओ, धन ई, धन क। औ के सामने ई आया, औ बदल गया आव में, आव में बदलता है, हमने देखा था। न के साथ आ मिलेगा, क्या बनेगा, ना। व के साथ ई मिला, व में छोटा ई, अंत में क्या है, क, क्या बन गया शब्द, नाविक। क्लियर है बात। चलिए तो कुछ प्रश्न लिखिए, उसके उत्तर आप बताएंगे। जैसे कि भोधन अन, भौधन एक, ओ धन अन, पौ धन अक। चलिए तो इन प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स पे दीजिए कि इन संधियों से कौन कौन सा शब्द निर्मित होने वाला है। चलिए तो ये था हमारी हिंदी भाषा का एक महत्वपूर्ण टॉपिक संधि, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा है स्वर संधि का टॉपिक। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।